हेलो दोस्तों, मैं राजेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि हम बात करते हैं साइंस, जो कि सभी एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण अपना भूमिका रखता है। चाहे हमारी वनडे एग्जाम की किसी की बात कर ले, एसएससी की बात कर लो, रेलवे की बात कर लो, स्टेट की कोई भी एग्जाम हो जाए। उसके साथ साथ अगर मैं पीसीएस एग्जाम की बात करूं तो पीसीएस एग्जाम में भी होता है। मध्य प्रदेश पीसीएस के एग्जाम में बात करूं तो तीसरा जो पेपर है, वो तीसरा पेपर का जो पार्ट बी है, उस पार्ट बी में भी हमारा साइंस और अपना तकनीकी वाला पार्ट है। उसी में अपना फर्स्ट जो यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में आता है अपना कौन सा, बायोलॉजी वाला पार्ट, जिसे मानव शरीर की संरचना या मानव शरीर के तंत्र दे रखे हैं। तो हम बात करते हैं पहले कि बायोलॉजी आखिरकार बेसिक होती क्या है हमारा, है ना। तो सबसे पहले अगर मैं जीव विज्ञान की बात करता हूं दोस्त, तो हमारा सबसे पहले जानकारी आपको क्या पता होना चाहिए बायोलॉजी के बारे में, तो वो थोड़ा सा जानकारी मैं बता देता हूं कि सबसे पहले हमें यहां पर जानकारी होनी चाहिए कि आखिरकार इस बायोलॉजी है, इस बायोलॉजी का अर्थ क्या निकलता है ना। अर्थ हम दे देंगे कि बायोलॉजी का अर्थ क्या है। उसके बाद हम यहां पर देख लेते हैं कि बायोलॉजी जो है ना, उस बायोलॉजी के जनक किसको माना जाता है, किसकी बात कर लेंगे, जनक किसको माना जाता है हमारा, ये देख लेंगे। उसके बाद यहां पर देख लेंगे कि आखिरकार जो बायोलॉजी है ना, उस बायोलॉजी की शाखा कौन सी है, शाखा बोले तो हमारा ब्रांचेस कौन कौन सी हमारी इसकी बता देते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? आगे हम बात करें कि आखिरकार जो बायोलॉजी है, इस बायोलॉजी का वर्गीकरण हम देख सकते हैं कि वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया है। आखिरकार इसका वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है, क्लासिफिकेशन, ये टैक्सोनॉमी हम बोल देते हैं। उसके साथ साथ एक शब्द हम देखेंगे कि आगे जाकर हमने इसको बांटा गया, तो हम देखेंगे कि दो भागों में बांट दिया गया। लेकिन आपको सबसे प्राथमिकता में इसमें जानना रहेगा कि आखिरकार सजीव क्या होते हैं, किसके बारे में, सजीव क्या होते हैं, ये जानकारी आपको थोड़ी सी जाननी रहेगी। तो ये हम फैक्ट देखेंगे और ये सामान्य इंट्रोडक्शन हमारा एक प्रकार से मैं बोलूं तो खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं अर्थ की बात करता हूं दोस्तों। तो अर्थ हमारा कि जो बायोलॉजी शब्द है ना, ये बायोलॉजी शब्द, एक और प्रश्न यहां पर बन जाता है कि आखिरकार जो बायोलॉजी शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया है ना। तो बायोलॉजी शब्द हमारा, ये बायोलॉजी शब्द देने वाले वैज्ञानिक कौन कौन से थे हमारे, तो दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने, कब की बात है तो एक याद रखना, 1801। इस समय दो व्यक्ति थे जिसका नाम था लेमार्क व ट्रेवेरेनस, दो व्यक्ति थे हमारे, लेमार्क और ट्रेवेरिनस, दो व्यक्ति है। इन दो व्यक्तियों ने मिलकर हमारा बायोलॉजी शब्द सर्वप्रथम दिया था। लेकिन हम बात करें कि किस भाषा का शब्द है, तो हम याद रखेंगे ग्रीक भाषा का। किस भाषा का है, ग्रीक भाषा का हमारा शब्द है। नॉर्मल याद रखना, मेंस में भी अगर लिखने का रहे तो हम आसानी से लिख सकते हैं कि बायोलॉजी क्या होता है, कि बायोलॉजी एक ग्रीक भाषा का शब्द है। और कौन कौन से शब्दों से मिलकर बना है, तो बायोलॉजी है ना, दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें दोस्त एक बता देते हैं बायोस और एक बता देते हैं हमारा कौन सा, लोगस। तो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक हमारा बता देंगे बायोस और एक बना देंगे हमारा कौन सा, लोगस। बायोस प्लस लोगस से मिलकर हमारे शब्दावली उत्पन्न हुई। और बायोस और लोगस किस भाषा के शब्द बता देंगे, ग्रीक भाषा के शब्द बताएंगे। अर्थात अगर मैं बायोस की बात करूं तो बायोस किस भाषा का, ग्रीक भाषा का। और बायोस का अर्थ क्या निकलता है ग्रीक भाषा में, तो इसका जो मीनिंग निकलता है ना दोस्त, वो क्या निकलता है हमारे यहां पर, जीवन। या इंग्लिश में बोले तो हमारा निकलता है लाइफ। लाइफ ना बोलूं तो मैं बोल देता हूं लिविंग, लिविंग। अर्थात मैं यहां पर बोल सकता हूं जीवन, और यहां पर जीवन के साथ साथ यहां पर लिख देता हूं यहां पर क्या, सजीव। मतलब बायोस का मतलब होता है सजीव। और यहां पर अगर मैं लोगस की बात करूं तो लोगस का मतलब होता है हमारा यहां पर अध्ययन। क्या होता है, अध्ययन। लोगस के आगे जाके परिवर्तन होकर लोगस का क्या बनाता हमारा, लोगी बनाता, लोजी बनाता, जिसे अंग्रेजी शब्द हमारा बोल देते हैं अध्ययन होता है। अर्थात हम बोल देते हैं यहां पर ज्ञान होता है, अर्थात यहां पर कोई विषय होता है, ऐसा हमारा कहा गया। अर्थात यहां पर यह बोला गया, आप एक चीज समझ गए होंगे कि इसका अर्थ मीनिंग क्या निकलता है। तो मैं मीनिंग लिख भी सकता हूं और बता भी सकता हूं। कैसे, कि भैया जो जीवन है ना, उस जीवन के अध्ययन को ही क्या कहा जाता है हमारा, तो सीधा सीधा बोलेंगे बायोलॉजी कहा जाता है, जीव विज्ञान कहा जाता है। अब जीवन की बात करो, जीवन में क्या कर सकते हैं कि आखिरकार कोई जीव है, उस जीव की उत्पत्ति कैसे हुई, उस जीव का आकार कैसा हो, उसकी संरचना कैसा हो, आखिरकार वो किस वातावरण में रहता हो, मतलब जितने भी हमारी एक्टिविटी होती है सजीवों से संबंधित, उनका सभी का अध्ययन हम बायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो क्या हमारे देखेंगे कि विज्ञान की वहां शाखा, विज्ञान की वहां शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहा जाता है। आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर इसके अंतर्गत तो निर्जीव और सजीव का दोनों का अध्ययन करेंगे, तो बायोलॉजी के एक ब्रांच पढ़ेंगे दोस्तों जिसे जंतु विज्ञान हमारा कहा जाएगा, जिसे जूलॉजी हम बोलते हैं। उस जूलॉजी में सजीव और निर्जीव दोनों की स्टडी हमारी की जाती है।
बात समझ में आई? तो यहां पर बायोलॉजी क्या है, आप एक बार बोल के बताओ मेरे को कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है, और सजीवों का अध्ययन या जीव है, उस जीव की समस्त जीव ऑर्गेनल्स हमारा जब बोलते हैं, जीवों के समस्त आकृति, उत्पत्ति, आकार, कैसे वातावरण होता, खान पीन वगैरह, जिन सभी चीजों की स्टडी हम करते हैं वो हमारे क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। आसानी से आपको हो सकता है कि समझ में आ गया होगा। मैं एक बार लिख के भी बता देता हूं कि क्या होता है कि जो विज्ञान है ना, विज्ञान की वह शाखा है ना, विज्ञान की वह शाखा, वह ब्रांच जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, या तो बोल दो जीवन का अध्ययन करते हैं, या हम बोल दे कि सजीव का अध्ययन करते हैं। जिस ब्रांच के अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है उसी ही ब्रांच को क्या कहा जाता है, जीव विज्ञान कहा जाता है। इतनी बात आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये हमारी सबसे प्राथमिकता में जानना जरूरी है कि विज्ञान की ही, साइंस की एक ब्रांच हमारी कौन सी है, जीव विज्ञान है। डेफिनेशन समझ में आ गई, अर्थ भी समझ में आ गया। अब एक बात मैंने बता दी कि आखिरकार इसके हमारा शब्द देने वाला व्यक्ति कौन था, तो हमने बोला लेमार्क और टर्वेरिनस द्वारा दिया गया था। आगे हम बात करते हैं कि इसके जनक किसको माना जाता है, तो जनक माना जाता है दोस्त हमारा किसको, अरस्तु जी को। अरस्तु, अरस्तु जी ने हमारा क्या किया था कि सर्वप्रथम हमारा बहुत सारी ब्रांचों के, सबसे पहले अगर बात करूं तो बायोलॉजी के बारे में, जीव विज्ञान के बारे में रिसर्च वगैरह जो की थी सबसे पहले, वो इन्हीं के द्वारा की गई थी, और बहुत सारे जीव जंतु एनिमल्स के बारे में इन्हें स्टडी की है। तो अरस्तु जी द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलियम। हिस्टोरी ऑफ एनिमिलियम हमारी पुस्तक की रचना की किसके द्वारा, हमारी ये बुक है, याद रखना कि अरस्तु जी की जो बुक है उस बुक का नाम क्या है, हिस्टोरी ऑफ एनिमिलियम। इसमें बहुत प्रकार के इन्हें क्या किया कि एनिमल्स के बारे में स्टडी की, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से और फादर ऑफ जूलॉजी भी इन्हें कहा जाता है। शायद इतनी बात आप लोगों को नॉर्मली समझ में आ गई होगी कि मैंने अर्थ क्या बताया, मैंने जनक क्या बता दिया। उसके साथ साथ अगर मैं ब्रांच की बात करूं, इसकी शाखा की बात करूं कि कौन कौन सी ब्रांच होगी, है ना, तो ब्रांच की बात करता हूं, शाखा की। तो सबसे पहले मैं वर्गीकरण ही बता देता हूं, क्लासिफिकेशन, क्योंकि उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था, उसके बाद ही हमें पता चल गया था कि इसकी ब्रांच हमारी कौन सी होगी। तो मैं वर्गीकरण आपको बताता हूं। वर्गीकरण जिसे बोलते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, अब यहां पर अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं कि बायोलॉजी की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत क्लासिफिकेशन का अध्ययन किया जाता है, उस अध्ययन को, या क्लासिफिकेशन का अध्ययन या वर्गीकरण का अध्ययन करने वाली शाखा को क्या कहा जाता है, इसको बोलते हैं वर्गीकी। क्या बोलते हैं, वर्गीकी, या हमारा बोलते थे टैक्सोनॉमी। इसकी स्टडी को, वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है ना, इसकी जो स्टडी की जाती है उस स्टडी को क्या कहा जाता है, टैक्सोनॉमी। क्या कहा जाता है दोस्तों, हमारा टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। अब यहां पर देखो कि आखिरकार जो क्लासिफिकेशन बायोलॉजी का किया है, वो सर्वप्रथम क्लासिफिकेशन करने वाला व्यक्ति कौन है, तो व्यक्ति का नाम हम लिखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि किन किन भागों में बांट दिया। तो यहां पर देखेंगे सर्वप्रथम, सर्वप्रथम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा किया गया, केरोलस लीनियस। केरोलस लीनियस जी है, केरोलस लीनियस ने सर्वप्रथम हमारा क्या किया था, क्लासिफिकेशन किया था किसके बारे में, तो हम बोलेंगे जीव विज्ञान का, है ना। इनके द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई है, एक बुक हमारी, बुक का नाम है सिस्टमा नेचुरी। सिस्टमा नेचुरी पुस्तक की रचना इनके द्वारा की गई है। उसमें पूरा का पूरा वर्णन, हमारा क्लासिफिकेशन इसमें मिलता है कि क्या क्या जानकारी हमारी इसमें मिलती है, याद रहेगा। तो केरोलस लीनियस जी ने सर्वप्रथम क्लासिफिकेशन किया, और क्लासिफिकेशन करने के बाद बायोलॉजी को कितने भागों में बांट दिया, ये हम देखते हैं कि बायोलॉजी को कितने भाग बांट दिए, दो। एक हमारा बता दिया यहां पर जंतु विज्ञान, एक कौन सी ब्रांच बांट दी, एक जंतु विज्ञान इनने बांट दी, और एक बांध दिया हमारा कौन सा, वनस्पति विज्ञान। मतलब सर्वप्रथम केरोलस लीनियस जी ने क्लासिफिकेशन किया, और क्लासिफिकेशन के एक व्यवस्थित कर दिया था इनने कि एक हमारा होगा जंतु विज्ञान और एक हमारा होगा यहां पर वनस्पति विज्ञान।
वनस्पति विज्ञान। और वनस्पति विज्ञान जो है हमारा, ये वनस्पति विज्ञान हमारा, और एक जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान की जो स्टडी है ना, जंतु विज्ञान का अध्ययन हम जिस ब्रांच के अंतर्गत करते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे जूलॉजी कहा जाता है मित्रों। क्या कहा जाता है? जूलॉजी। और अगर वनस्पति विज्ञान का अध्ययन जिस ब्रांच के अंतर्गत करते हैं उसे बोटनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोटनी कहा जाता है। ये भी हम नॉर्मली याद इसमें रखेंगे। क्या याद रहेगा? अब ये बात इनने एक प्रकार से सर्वप्रथम क्लासिफिकेशन किया और इनने कौन सा सिद्धांत दिया? तो याद रखने, द्विजगत वर्गीकरण। द्विजगत वर्गीकरण का सिद्धांत दिया था इनने। द्विजगत वर्गीकरण बोले तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन। द्विजगत वर्गीकरण का सिद्धांत इनने दिया। 3 जगत अलग दिया था हमारा, है ना, 4 जगत अलग दिया, 5 जगत अलग, अपने ऐसे चलते अलग अलग, है ना। 3 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? तो हेकल द्वारा दिया गया था। 4 जगत अपना कोपलैंड द्वारा, 5 जगत अपना वेटकर द्वारा दिया गया था। ऐसे अलग अलग बायोलॉजी में चलते हैं और इन्हें 2 भागों में बांट दिया था। अब आखिरकार इसमें बात आती है कि सर, कि जो जंतु विज्ञान को यहाँ पर बांट दिया, जंतु विज्ञान के अंतर्गत आता क्या है? तो जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाएगा? तो हम याद रखेंगे यहां पर अध्ययन किसका किया जाता है? तो याद रखना, इसमें अध्ययन किया जाता है जीव जंतुओं का। जीव जंतुओं का मतलब यहां पर बोले तो एनिमल्स की स्टडी की जाती है। तो बात करेंगे कि बायोलॉजी की वह ब्रांच, अगर बात करें कि जंतु विज्ञान क्या है, तो बायोलॉजी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। याद रहेगा ना, है ना। उसके बाद यहां पर पूछ लेगा कि आखिरकार इसके जनक किसको माना जाता है। जनक की बात करें तो बायोलॉजी के मतलब जो जंतु विज्ञान है, इस जंतु विज्ञान के फादर किसे माना गया है? तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण हमारा है। याद रखना, किसको बोलेंगे? अरस्तु को। किसको बता देंगे? अरस्तु है। अरस्तु को ही हमारा जंतु विज्ञान का और अरस्तु को ही बायोलॉजी का जनक माना जाता है। आगे हम चले, हमने देखा कि वनस्पति विज्ञान, तो वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन हम करेंगे? आखिरकार इसमें जो स्टडी की जाती है वो किसकी की जाती है स्टडी? तो यहां पर याद रखेंगे मित्रों, इसमें अध्ययन हमारा पेड़ पौधों का अध्ययन। पेड़ पौधों का अध्ययन। तो यहां याद रखना कि बायोलॉजी की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत समस्त प्लांट्स की स्टडी की जाती है, उस शाखा को हमारा क्या कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। या हम बोल देंगे कि बोटनी कहा जाता है। आपसे एक लास्ट प्रश्न इसमें बन सकता है कि आखिरकार जो इसके जनक किसके कहा जाता है, ये इसके फादर किसको माना जाता है? तो यहां पर याद रखेंगे थियोफ्रेस्टस। किसको माना जाता है? थियोफ्रेस्टस जी है। उस थियोफ्रेस्टस जी को हमारा क्या माना जाता है? इसके जनक माना जाता है। तो याद रखना कि वनस्पति विज्ञान के बारे में अगर कोई प्रश्न बने तो आप क्या लिखेंगे कि वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं? तो वनस्पति विज्ञान हमारा सिंपल सा बोलेंगे कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अपन पेड़ पौधों के अध्ययन करते हैं, अर्थात इसके जनक किसको माना जाता है? तो हमारा थियोफ्रेस्टस जी को अपना माना जाता है। क्या इतनी बात आप लोगों को नॉर्मल याद रहेगी? ये 3 ब्रांचों के बारे में केरोलस लिनियस जी द्वारा बताया गया था। याद रहेगा। अब आगे चले और आगे चलकर आज के समय में बात करूं तो इसकी एक ब्रांच और बता देते हैं हम। आज के समय में एक ब्रांच और बताते हैं जिसके अंतर्गत माइक्रोबायोलॉजी आती है, अपनी सूक्ष्म जीव विज्ञान आती है, जिसके जनक किसको माना जाता है? तो किसको माना जाता है यहां पर दोस्तों? तो ल्यूवेनहॉक को। एंटोनी हॉर्न ल्यूवेनहॉक है जिन्होंने अपने सर्वप्रथम बैक्टीरिया की खोज की थी। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी उन्हें माना जाता है ना। विषाणुओं की खोज भी, वायरस की खोज भी ऐसा माना जाता है सबसे पहले उनने की। अपना जिसके बाद स्पर्म की खोज भी उनके द्वारा की गई, आरबीसी की खोज भी उनके द्वारा ही की गई, लिविंग सेल की खोज भी हमारे ल्यूवेनहॉक द्वारा की गई है। तो याद रखेंगे कुछ फैक्ट हमारे कि ये 2 ब्रांच के बारे में सर्वप्रथम इनने बताया था। तो हम बायोलॉजी की 2 शाखाएं बता देते हैं कि 2 महत्वपूर्ण शाखा है, लेकिन अभी हमने माइक्रोबायोलॉजी भी एक नई एड किया है। तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट उसका बता देता हूं कि यहां पर माइक्रोबायोलॉजी या जिसे बोलते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान की बात करें हमारा तो सूक्ष्म जीव विज्ञान है। और सूक्ष्म जीव विज्ञान की स्टडी को अगर बोलूं कि स्टडी को क्या कहा जाता है तो माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। माइक्रोबायोलॉजी।
ठीक है। अभी सिलेबस में ऐड हुआ होगा आप लोगों के भी, माइक्रोबायोलॉजी हमारा होता है, बीएससी अगर करते हैं माइक्रोबायोलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, है ना, ये सब्जेक्ट हमारे रहते हैं। तो यहाँ पर एक सबसे पहले कि सूक्ष्म जीव विज्ञान है, इस सूक्ष्म जीव विज्ञान में आखिरकार किसका अध्ययन किया जाता है हमारा, है ना। अध्ययन की बात करें कि अध्ययन किस चीज का किया जाता है, तो यहाँ पर याद रखेंगे सूक्ष्म जीवों की, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है, मतलब माइक्रोवेव्स जो होते हैं ना, उन माइक्रोवेव्स की स्टडी हमारी इसके अंतर्गत की जाती है। आखिरकार बात करें कि इसका जनक किसको माना जाता है, कि जनक की बात करें या फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की बात करते हैं अपन, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंटोनी हॉर्न लिवेनहॉक, एंटोनी हॉर्न लिवेनहॉक जी को माना जाता है। इसके अलावा मैं अगर लिवेनहॉक जी की बात करूं तो लिवेनहॉक ने किन किन चीजों की खोज की है, इसके अलावा किन किन चीजों की खोज की है, तो वो भी हमारा ऐड कर लेंगे इसमें। याद रखेंगे कि सजीव कोशिका आगे चलकर मैं बताऊंगा, सजीव कोशिका की बात करें तो हमारे किसकी खोज, लिविंग सेल की खोज इनके द्वारा सर्वप्रथम की गई थी, है ना। पोन्ड वाटर में मतलब जो तालाब का पानी, उसमें इनके द्वारा खोज की गई थी, है ना, एंटोमैक्यूली करके नाम दिया था। उसके बाद याद रखेंगे कि यहां पर किसकी खोज, जीवाणुओं की खोज, जीवाणुओं की खोज मतलब किसकी, बैक्टीरिया की, जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी खोज की। उसके बाद बोल देंगे शुक्राणु की खोज, जो स्पर्म होते हैं, स्पर्म की स्टडी भी इनके द्वारा की गई सर्वप्रथम। उसके बाद यहां पर बोल देते हैं अपन आरबीसी, आरबीसी की स्टडी में हमारी सबसे पहले इन्हीं के द्वारा की गई थी। तो ये माइक्रोबायोलॉजी भी याद रखना कि तीन ब्रांच हमने देख ली, जंतु विज्ञान, एक हमने पादप विज्ञान, और एक हमने देख लिया कौन सा, सूक्ष्म जीव विज्ञान देख लिया। यहाँ पर इतनी बात आप लोगों को शायद समझ में आ गई होगी कि हमने तीन चीजें के बारे में जानकारी देखी, इसका वर्गीकरण देख लिया, और इसकी ब्रांचें भी मैंने बता दी, दो ब्रांचेस की बता दी, यहाँ पर भी एक बार लिख देता हूँ। दो ब्रांच अपन ने बता दी कि एक इसकी ब्रांच जीव विज्ञान होगी, सॉरी एक विज्ञान हमारी कौन सी होगी, जंतु विज्ञान, और एक ब्रांच हमारी कौन सी होगी, पादप विज्ञान। पादप या इसे बोल देते हमारा अपना कौन सा, वनस्पति विज्ञान, एक ही बात है। वर्गीकरण देख लिया। अब आखिरकार हमने यहाँ पर एक बात, मैं पहले से वहीं से आपको मन में उठवा देता सवाल, लेकिन नहीं, पहले अपन सीक्वेंस से चलते हैं। यहाँ पर ये कि सर आपने बोल दिया कि सजीवों का अध्ययन इस ब्रांच के अंतर्गत किया जाता है, लेकिन प्यारे दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि आखिरकार सजीव होता क्या है, क्या पता होना चाहिए कि आखिरकार सजीव होता है क्या है। तो सजीव क्या होता है उसके बारे में एक नॉर्मली चीज मैं बताना चाहता हूं, बस समझा दूंगा, अगर आपने समझ लिया ना तो मजे आ जाएंगे, उसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बस वहीं से सारी की सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, देखो लिविंग्स की बात की मैंने, लिविंग क्या होता है, किसके आधार पर हम लिविंग्स को बता सकते हैं कि हमारा सजीव होता है। तो मैं कुछ फैक्ट लिखूंगा और उसको एक्सप्लेन करने भी जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक बेस बता देता हूं कि आखिरकार किन किन चीजों को हम एक्सप्लेन, किन किन चीजों को बताकर हम सजीव को बारे में डेफिनेशन बता सकते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सजीव क्या होगा, कि जो हमारे क्या करता हो दोस्त, हमारा श्वसन करता हो, क्या करता हो, जिसके अंदर श्वसन होता हो, जिसके अंदर रेस्पिरेशन होता हो, जिसके अंदर रेस्पिरेशन होता हो वो हमारा क्या कहलाता है, श्वसन। दूसरी हम बात करें कि जिसके अंदर क्या होता, हमारा पाचन होता हो, जिसके अंदर क्या होता हो, पाचन होता हो, मतलब डाइजेशन, जिसके अंदर डाइजेशन की प्रोसेस होगी दोस्त हमारा, वो भी क्या कहलाएगा, सजीव कहलाएगा। तो उसके अंदर हम बात करें जिसमें उत्सर्जन होता हो, क्या होता हो, उत्सर्जन, जिसमें उत्सर्जन होता हो मतलब एक्सक्रेशन, जिसमें एक्सक्रेशन की प्रोसेस होती हो, ये सब देखेंगे अपन क्या होता है, पूरा टॉपिक अपने को पढ़ना है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारे पोषक पदार्थ हमारा न्यूट्रिशन से ग्रहण करते हैं वो हम देख लेंगे, लेकिन उसके पहले हम यहां पर देखना होगा उपापचय, जिसमें क्या होता हो, उपापचय की प्रोसेस होती है, मेटाबॉलिज्म,
जिसमें मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है वो हमारे सजीव कहलाते हैं। उसके बाद हमारी बात करें जिसमें क्या होती हो, जो गतिमान होता हो, जिसमें लोकोमोशन हमारा होता हो, जैसे हमारी मसल्स होती है, उसके साथ साथ हमारी हड्डियां होती है, ये हमारा अंदर ही अंदर अपना क्या करती है, मोशन करती है। उसके साथ हम बात करें अनुकूलता, जिसके अंदर अनुकूलता होती है, मतलब मौसम के आधार पे अपने आप को क्या करते हैं, बार बार हमारा चेंज करते रहते हैं, वो भी हम बता देंगे। लेकिन अनुकूलता की जगह में एक फैक्ट और यहां पर बता देता हूं जिससे और आसान अपना काम हो जाएगा। प्रजनन, क्या बता देते हैं, प्रजनन बता देते हैं, जिसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन, जिसमें रिप्रोडक्शन होता हो वो भी हमारा क्या कहलाएगा, सजीव कहलाता है। तो अगर किसी में भी अगर ये चीज दिख रही है, लेकिन एक फैक्ट मेरी तरफ से ऐड कर देता हूं मैं, क्या चीज यहां पर, कि जिसमें क्या होती हो दोस्त, हमारा वृद्धि होती हो, जिसमें वृद्धि होती हो, वह वृद्धि के साथ साथ क्या होता हो, जिसमें विकास होता हो। तो याद रखना कि जिसमें ग्रोथ होगा, जिसमें ग्रोथ होगी और ग्रोथ के साथ साथ जिसमें डेवलपमेंट भी होगा, वो हमारे क्या कहलाते हैं, तो वो सचिव कहलाते हैं। तो सबसे प्राथमिकता में इन सबको मैं एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा थोड़ा करके, तो आप समझ जाओगे कि क्या चीज। आपसे बात करें कि सजीव क्या होता है, क्या बात करें, सजीव क्या होता है, तो सजीव हम सिंपल भाषा में बोल देंगे कि जिसके अंदर पाचन, श्वसन, उत्सर्जन आदि की प्रोसेस हमारी होती है, आदि बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है, उसे क्या कहा जाता है, सजीव कहा जाता है दोस्त। जिसके अंतर्गत, जीव विज्ञान की शाखा के अंतर्गत जिसमें जैव रासायनिक क्रिया, बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हो, वो सजीव कहलाते हैं। या मैं बोल दूं कि जिसके अंतर्गत श्वसन, पाचन, उत्सर्जन आदि प्रोसेस होती है, उन्हें क्या कहा जाता है, सजीव। अगर मैं बात करूं श्वसन क्यों जरूरी है हमारे शरीर के लिए, तो हमने बात करी कि जब हमारा शरीर ऑर्गन है, हमारी जो बॉडी है, उस बॉडी के जो ऑर्गन होंगे, वो ऑर्गन क्या करेंगे दोस्त, हमारा कि काम करेंगे, क्या करेंगे दोस्त, हमारा काम करेंगे, मतलब कार्य करेंगे, कोई भी वर्क करेंगे। और जो वर्क करेंगे, तो इस वर्क करने के लिए इन्हें क्या की आवश्यकता होगी, तो दोस्त एनर्जी की आवश्यकता होगी। इन अंगों को किसकी आवश्यकता होगी, ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अब जब ऊर्जा की आवश्यकता हमारी होती है, तो हम क्या ग्रहण करते हैं, पोषक पदार्थ, मतलब न्यूट्रिशन हम ग्रहण करते हैं दोस्त। क्या ग्रहण करते हैं, न्यूट्रिशन। अब डायरेक्ट हम न्यूट्रिशन ग्रहण करते हैं ना, वो न्यूट्रिशन हमारे भोजन, हमने एनर्जी नहीं मिल जाती, उसमें क्या होती है कि प्रोसेस होती है, मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है। और मेटाबॉलिज्म में एक होता है उपचय और एक अपचय, दो प्रोसेस होती है दोस्त। इसमें हम आगे चलकर इसको दो भागों में मैं बांट दूंगा कि दो भागों में इसको कैसे बांट दिया। एक हमारा बोल देंगे उपचय और एक बांट दूंगा मैं कौन सा, अपचय। तो ये उपचय को बोलता एनाबोलिज्म या एनाबोलिक, इसको बोलते हैं कैटाबोलिक। तो हमारी प्रोसेस होती है। तो हम बात करें कि जो एनाबोलिक होती है वो प्लांट्स में होती है, और जो हमारा उपचय होता है ये हमारा किस में होता है, मनुष्य में। कैसा कि जो हम न्यूट्रिशंस ग्रहण करते हैं दोस्त, वो कैसा रहता है, कॉम्प्लेक्स रहता है। उस कॉम्प्लेक्स को सिंपल में बदलने का काम करेगा कौन, हमारा उपचय। तो उपचय और अपचय हम थोड़ा समझेंगे, यहां पर देखेंगे एनर्जी की आवश्यकता होगी, और एनर्जी को हम क्या करेंगे, एनर्जी ग्रहण करते हैं। अब एनर्जी के लिए हमने क्या कहा, पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थ बोले तो न्यूट्रिशन हमने ग्रहण कर लिया। अब न्यूट्रिशन में हमारा सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है किससे, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपलेस्ट रूप जो रूप रहता है ना, वो बोल देते हैं अपन, क्या होता है, ग्लूकोज, C6H12O6, ये हमारा होता है ना। कार्बोहाइड्रेट कोई भी हो, आप मोनोसेकेराइड हो, डाइसेकेराइड हो, पॉलीसेकेराइड, सबका स्मॉलेस्ट रूप हम बता देंगे कि कौन सा हमारा होगा, ग्लूकोज होगा। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। ग्लूकोज होता हमारा। अब यहां पर जो पोषक पदार्थ है ना, इस पोषक पदार्थों को हम क्या करेंगे कि जब तक पोषक पदार्थों का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, पोषक पदार्थ होगा, इस पोषक पदार्थों का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ऑक्सीकरण नहीं होगा दोस्त हमारा, जब तक इसका ऑक्सीकरण नहीं होगा वहां तक हमारे एनर्जी नहीं मिलेगी। जब तक एनर्जी नहीं मिलेगी, और ऑक्सीडेशन के लिए हमारे शरीर को किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और वो ऑक्सीजन हमारे किसके माध्यम से मिलता है, तो रेस्पिरेशन के माध्यम से हमारा ऑक्सीजन मिलता है। तब जाके हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। कैसे कि भैया हमारे शरीर में पोषक पदार्थ हमें मिल गया कि C6H12O6 हमारा ग्लूकोज मिल गया। जब ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और हमारे शरीर में जाएगा, शरीर में कहां पर, तो हम बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आपने नाम सुना होगा, वो आगे जाकर अपन पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया में
में रिएक्शन होगी उसके बाद ये निर्माण करता है किसका, CO2 का, उसके साथ साथ निर्माण करता है किसका, H2O, और H2O के साथ साथ ये 673 किलो कैलोरी एनर्जी का निर्माण करता है, 673 किलो कैलोरी एनर्जी का निर्माण करता है। इतनी बात नॉर्मली आप याद रखना, 673 किलो कैलोरी एनर्जी का निर्माण करता है। क्या बात समझ में आई है ना? अब ये हमारी इतनी एनर्जी जनरेट हुई, ऊर्जा का निर्माण इसने किया 673, लेकिन कब, कि जब इसके अंदर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हुई, और कहां पर हुई, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पर हुई, माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी का निर्माण। तो यहां पर बोला कि नाम मात्र हमारा भोजन क्या होता है, कि भोजन ग्रहण करने से एनर्जी नहीं मिलती है, पाचन भी हो गया ना तो भी एनर्जी नहीं मिलेगी, पाचन के बाद वो जाएगा सिंपल बदलेगा, सिंपल में बदलने के बाद जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीडेशन होगा, उसके बाद हमारे शरीर में हानिकारक CO2 का निर्माण, अर्थात हमारे शरीर में जल का निर्माण, और उसके बाद हमारी बात करें कि कितना 673 किलो कैलोरी एनर्जी का निर्माण होता है। इतनी बात नॉर्मली आपको समझ में आ गई होगी शायद। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि ये जो हमने जो किया ना ये प्रोसेस थोड़ी सी और मैं इसको ऊपर कर देता हूं। यहां पर जो ये भोजन है ना, वो भोजन कैसा है, ये वाला जो भोजन मैंने ग्रहण किया ना, ये कैसा, जटिल भोजन है दोस्त। कैसा भोजन है, जटिल भोजन है। इस प्रकार का भोजन कैसा बता देंगे, जटिल भोजन बता देंगे, और हमने सिंपल करके इसको किस में बदल दिया, सरल भोजन। सरल भोजन, ये जटिल भोजन को किस में बदलता है, सरल भोजन। अब याद रखना मैंने क्या किया कि माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा प्रोसेस हुई, और जो कॉम्प्लेक्स फूड था उस कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन कर दिया किसमें, सिंपल फूड में। तो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में बदलने की जो प्रोसेस होती है ना, वो क्या कहलाती है, कैटाबोलिक कहलाती है दोस्तों। ये क्या करती है कि हमारे शरीर में जो जटिल भोज्य पदार्थ होता है, उस जटिल भोज्य पदार्थों को किसमें बदलती है, सरल भोज्य पदार्थों में बदलती है। किसमें, मानव जीवन में या जीव जंतुओं में हमारी बात करें कि जटिल भोजन को सरल भोजन में बदलने की जो प्रक्रिया है ना, वो क्या कहलाती है, अपचय कहलाती है, या कैटाबोलिक कहलाती है, कैटाबोलिज्म कहलाती है। क्या इतनी बात समझ में आई? तो ये कैटाबोलिज्म प्रोसेस हमारी कहां पर होती है, तो जंतुओं में हमारी होती है दोस्त, हमारा एनिमल्स में होती है, कि ये हमारा जटिल कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करता है। अगर मैं एनाबोलिक की बात करूं तो एनाबोलिक क्या होती है, तो एनाबोलिक हमारे इसके विपरीत काम करती है। कैसा, कि जो सरल है, सिंपल फूड है, वो सिंपल फूड को जटिल भोजन में बदलने का बात करती है। मतलब जो सिंपल फूड है उसको हमारा किसको, कॉम्प्लेक्स फूड में कन्वर्ट करने का काम करती है। अर्थात सर ये दो तो बता दिया आपने, ये उपापचय क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मानव जीवन के अंदर होने वाली समस्त जैव रासायनिक क्रिया है। मानव जीवन को, या बोले कि मानव अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए, या मानव अपने जीवन को जीने के लिए जो जैव रासायनिक क्रिया करता है, उन समस्त जैव रासायनिक क्रियाओं को क्या कहा जाता है, तो हम बोलेंगे उपापचय क्रिया बोला जाता है दोस्त। मैं एक तरफ और नीचे लिख के बता दूंगा। अभी मैंने शोषण की प्रोसेस बताई और शोषण भी सही नहीं बताया। अगर डाइजेशन बात करें तो डाइजेशन क्या करता है सर, ये डाइजेशन करता है कि जो हमने भोजन खाया ना, उस भोजन को स्मॉल रूप में बदलना। कैसे, कि जो इसमें एंजाइम होते हैं ना, उसके कॉम्प्लेक्स रूप को सिंपल रूप में कन्वर्ट करता है, और जो एंजाइम सिंपल में कन्वर्ट करते हैं ना, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उसी प्रोसेस को अपचय बोलते हैं। बात समझ में? अब आखिरकार ये उत्सर्जन क्या होता है, ये भी मैं समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर शोषण आपको समझ में आ गया होगा, और शोषण के बारे में पूरी डिटेल देखेंगे दोस्त। शोषण में थोड़ा सा मैं हल्का सा बता देता हूं। शोषण, रेस्पिरेशन जो बात करें ना, वो रेस्पिरेशन अलग अलग टाइप का होता है, अलग अलग प्रकार भी बता देते हैं कि रेस्पिरेशन। लेकिन रेस्पिरेशन में सबसे पहले एक प्रोसेस होती है श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास हमारा होता है जिसे बोलते हैं ब्रीथिंग। ब्रीथिंग की बात करें कि ब्रीथिंग क्या होता है, तो मैं सिंपल भाषा में समझा देता हूं कि बाहरी वातावरण से जो श्वास है, बाहरी वातावरण से, बाहरी एटमॉस्फेयर से एयर को लंग्स तक पहुंचाना, और लंग्स से हानिकारक जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर पहुंचाने की प्रोसेस श्वासोच्छ्वास कहलाती है। सिंपल भाषा में समझा दूंगा कि ये हमारे ह्यूमन बॉडी हमारी बता देंगे। ये ह्यूमन बॉडी ना बताकर इसको मैं क्या बता दूंगा, हमारे लंग्स बता देते दोस्त। इसको क्या बता देते हैं, लंग्स। तो यहां पर एक चीज याद रखना कि इन्हीं लंग्स में ऑक्सीजन का अंदर जाना और इन्हीं लंग्स से CO2 का बाहर जाने की जो प्रोसेस होती है ना, इस प्रोसेस को श्वासोच्छ्वास या ब्रीथिंग के नाम से जाना जाता है। क्या बात समझ में आई? श्वासोच्छ्वास क्या होता है कि बाहरी एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन का लंग्स तक पहुंचना, फेफड़े तक पहुंचना, अर्थात CO2 का फेफड़े से बाहर निकलने की जो प्रोसेस होती है उसे श्वासोच्छ्वास बोलते हैं। और इसी श्वासोच्छ्वास को भी हम कितने भागों में बांट देते हैं, 2 भागों में बांट देते हैं, जिसके बारे में अपन विस्तृत अध्ययन आगे जाकर करेंगे दोस्त। कब, कि जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे रेस्पिरेशन क्या होता है, लंग्स वगैरह पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस मैं ये बता रहा हूं कि सजीव के अंतर्गत कैसे प्रोसेस होती है। एक होता हमारा
अंतःशोषण, और एक बोल देते हैं उच्छ्वास, जिसे निशोषण और निशोषण बोलते हैं। ये अंतःशोषण को हम क्या बोल देते हैं, तो इसको बोलते हैं इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन, और इसको बोलते हैं एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। अब इंस्पिरेशन क्या होता है, तो देखो मैंने बोला था कि श्वास लेना और छोड़ना, श्वासोच्छ्वास, लेकिन यहां पर बोला गया कि जो बाहरी एटमॉस्फेयर है, उस बाहरी वातावरण से हमारे जो फेफड़े हैं, हमारे जो लंग्स है, उस लंग्स तक क्या पहुंचाना, ऑक्सीजन पहुंचना। बाहरी एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन का लंग्स तक पहुंचने की प्रोसेस क्या कहलाती है, इंस्पिरेशन या अंतःशोषण कहलाती है। अर्थात अगर बात करूं कि मैं लंग्स से हमारे जो फेफड़े हैं, उन फेफड़ों से अगर बाहर CO2 निकाल रहा हूं, तो उस प्रोसेस को, मतलब इंडिविजुअल बोला कि श्वास ग्रहण करना तो अंतःशोषण, और श्वास छोड़ना तो उच्छ्वास, दोनों को मिलाकर बोल दूंगा तो क्या कहलाएगा, श्वासोच्छ्वास कहलाएगा। इतनी बात नॉर्मल याद रखना। अगर मैं अंतःकरण इंस्पिरेशन की प्रोसेस करता हूं, तो उस समय हम ऑक्सीजन की बात करें तो कितनी % हमारे ग्रहण करते हैं दोस्त, 21%। और अगर मैं CO2 की बात करता हूं, तो हम याद रखेंगे कितनी ग्रहण करते हैं, तो हम 0.03% हमारा ग्रहण करते हैं। लेकिन एक ऐसा है कि जो सबसे ज्यादा हमारा, कि जो नाइट्रोजन होती है, उस नाइट्रोजन को सबसे ज्यादा अपन ग्रहण करते हैं, कितनी, नाइट्रोजन को बहुत जगह बताते हैं 78% और 79%। और जब छोड़ते हैं ना, उस समय हम नाइट्रोजन की बात करें तो कितना छोड़ देते हैं, बिल्कुल जितनी ग्रहण की उतनी। लेकिन यहां पर ऑक्सीजन हमारी कितनी हो जाती है, 17% हो जाती है। और CO2 को जब छोड़ते हैं तो कितना % छोड़ते हैं, 4%। ये नॉर्मली याद रखना, पूरा डिटेल अपन आगे चलकर इसमें देखेंगे कि कहां पर क्या चीजें होती है। अगर मैंने यहां पर श्वासोच्छ्वास के बारे में या श्वास के बारे में बता दिया, पाचन क्या होता है, तो पाचन में नॉर्मली बता देता हूं कि जो हम पोषक पदार्थ ग्रहण करते हैं, उन पोषक पदार्थों को एंजाइमों की सहायता से क्या करना, सरल भोज्य पदार्थों में बांटना। क्या बोला, कि जो हमने पोषक पदार्थ ग्रहण किए, उनको एंजाइमों की सहायता से सरल भोज्य पदार्थों में बदलने की जो प्रोसेस है, वो पाचन कहलाती है। बात समझ में आ जाएगी, मैं लिख भी देता हूं अगर थोड़ी सी दिक्कत आए पाचन में, ऐसे पूरा टॉपिक पढ़ेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। उत्सर्जन की बात करते हैं कि उत्सर्जन क्या होता है। उत्सर्जन, एक्सक्रेशन। अगर मैं एक्सक्रेशन की बात करूं तो एक्सक्रेशन क्या होता है, तो हमारे शरीर में जो जैव रासायनिक क्रिया होती है, समझना कि हमारा जो शरीर होता है, हमारी जो बॉडी होती है, वो बॉडी क्या करती है कि बायोकेमिकल रिएक्शन करती है, जैव रासायनिक क्रिया करती है। क्या करती है, जिसे बोल देते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस। बायोकेमिकल जो रिएक्शन करती है, इस बायोकेमिकल रिएक्शन के बाद हमारे शरीर में क्या होता है कि कुछ हानिकारक तत्वों का निर्माण हो जाता है। याद रखना, किसका निर्माण, हानिकारक तत्वों का निर्माण हो जाता है। हानिकारक तत्वों का निर्माण कैसे, कि जैसे हम यहां पर बात करें, जैसे हमने यहां पर ले लिया किसको, पसीना, जैसे हमने बात कर ली यहां पर CO2, जैसे हमने बात कर लिया यहां पर क्या, अमोनिया, ठीक है, जैसे हमने बात कर लिया यहां पर मूत्र, जैसे बात कर लिया हमारे यहां पर मल। ये हमारे क्या होते हैं, हानिकारक तत्व होते हैं। और इन्हीं हानिकारक मटेरियल को क्या कहा जाता है, उत्सर्जित तत्व, उत्सर्जित तत्व। और जो उत्सर्जित तत्वों के जो निर्माण की प्रोसेस है, उत्सर्जित तत्व के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है ना, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, निर्माण की जो प्रक्रिया है ना, उस निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है दोस्त, हमारा उत्सर्जन कहा जाता है। तो मैंने क्या बताया कि हमारे शरीर में बायोकेमिकल रिएक्शन होती है, जिसके फलस्वरूप हमारे एनर्जी मिलती है। और एनर्जी मिलने के साथ साथ हमारे शरीर में क्या होता है, कुछ हानिकारक तत्वों का निर्माण हो जाता है। और हानिकारक तत्वों के निर्माण की जो प्रोसेस है ना, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, उत्सर्जन या एक्सक्रेशन कहा जाता है। और इन एक्सक्रेशन के लिए हमारे शरीर में कुछ अंग दे रखे हैं, कितने अंग दे रखे हैं, 5 अंग, जिसमें उत्सर्जन की प्रोसेस होती है। आगे पूरा डिटेल देखेंगे, लेकिन अभी समझ रहे हैं कि उत्सर्जन आखिरकार होता क्या है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि यहां पर होता है वृक्क।
वृक्क बोले तो हमारा क्या बोल देंगे, किडनी। क्या बोल देंगे, किडनी। उसके बाद यहां पर बोल देंगे अपन क्या, यकृत। यकृत बोले तो हमारा दोस्त हमारा क्या बोल देंगे, लीवर। और लीवर के अलावा हम बात करें यहां पर क्या बता देते हैं, त्वचा, स्किन। स्किन के अलावा हम बता देते हैं यहां पर फेफड़े। फेफड़े मतलब हम बता देते हैं यहां पर लंग्स। और लंग्स के अलावा हम बता देते हैं क्या दोस्त हमारा, आंत। आंत बोले तो इंटेस्टाइन। क्या बात समझ में आई? ये हमारे है जो एक्सक्रेटरी मटेरियल को हमारा निर्माण करते हैं, एक्सक्रेटरी ऑर्गन इन्हें कहा जाता है। क्या बात समझ में आई इतनी सी? तो हमने ये देखा उत्सर्जन के बारे में, और पूरा डिटेल देखेंगे जब ये टॉपिक पूरा डिटेल में पढ़ने वाले तब। अब हमें और भी चीज दिखना है इसमें, क्या कि मैंने बताया उपापचय। तो उपापचय भी मैंने यहां पर नॉर्मली तो बता दिया, लेकिन एक बार और बता देता हूं आपको क्या आखिरकार क्या उपापचय होता है। उपापचय, उपापचय बोले तो मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि हमारा कोई भी जीव है, देखो मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, आपको अच्छे से लिखना है। कोई भी जीव है अपना जीवन यापन करता है, अपना जीवन यापन करता है, और जीवन यापन करने के लिए उसे एनर्जी की आवश्यकता होगी, अर्थात वो क्या करेगा, जैव रासायनिक क्रिया करेगा। तो जो जीव होता है ना, वो अपने जीवन यापन करने के लिए अपने शरीर के द्वारा या अपने अंगों के द्वारा कुछ जैव रासायनिक क्रिया करता है। उन जैव रासायनिक क्रियाओं को हमारा क्या कहा जाता है, सम्मिलित रूप से उपापचय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उपापचय। तो हमारे शरीर जो होता है वो अपने जीवन यापन करने के लिए कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस करता है। उन बायोकेमिकल रिएक्शंस को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, उपापचय कहा जाता है। क्या इतनी बात नॉर्मली आपको समझ में आई दोस्तों? क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है, यहां पर समझ में आया। उसके बाद हमने बोल दिया कि इसकी डेफिनेशन क्या, उपापचय क्या होता है। तो जीव द्वारा अपने जीवन यापन करने के लिए कुछ जैव रासायनिक क्रिया करने की आवश्यकता होती है, और जो सम्मिलित रूप से जो जैव रासायनिक क्रिया होती है उन्हें क्या कहा जाता है, उपापचय कहा जाता है। और उपापचय हम कितने भागों में बांट देंगे, दो भागों में उपापचय को बांट देते हैं। एक हम बांट देते हैं उपचय, और एक बांट देते हैं अपचय। एक उपचय और एक हम बांट देते कौन सा, अपचय। उपचय की बात करूं दोस्तों, हमारा उपचय क्या होता है, तो इसे बोलते हैं एनाबोलिक, और इसको बोलते हैं केटाबोलिक। अब इसमें आखिरकार होता क्या है सर, तो देखो ये प्रोसेस जो होती है ना, किस में होती है, प्लांट्स में होती है। ये क्या करती है कि जो सरल भोजन है, सरल भोज्य पदार्थ है, जो सिंपल फूड है, सरल भोजन है, इस सरल भोजन को किस में बदलती है, हमारी जटिल भोजन में बदलती है। तो सरल भोजन को जटिल भोजन में बदलने की जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, उपचय। तो जीवों में सिंपल भोजन को या सरल भोजन को जटिल भोजन में बदलने की प्रोसेस उपचय कहलाती है। जैसे हम बात करते हैं यहां पर कि CO2 प्लस H2O, ये हमारा सिंपल है, क्योंकि हमने कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ी ना, वो किसने ग्रहण कर ली, पेड़ पौधों ने। और पेड़ पौधों के पास पहले से क्या होता था, H2 होता था। अब ये दोनों क्या करते हैं, यहां पर सनलाइट किसकी उपस्थिति होती है, पेड़ पौधों की बात करें, सनलाइट हमारी होती है। उसके बाद क्लोरोफिल, क्लोरोफिल होता है, इसकी उपस्थिति में हमारा क्या करता है कि निर्माण करता है C6H12O6, और उसके साथ साथ O2 का निर्माण करता है, क्योंकि O2 अगर ये निर्माण नहीं करेगा तो छोड़ेगा कैसे, छोड़ेगा तो हम जीवित कैसे रहेंगे। और उसके साथ साथ इसमें हमारी लगभग 54 किलो कैलोरी एनर्जी का निर्माण हमारा होता है। तो ये हमारा सिंपल फूड है ये वाला, और ये वाला हमारा कौन सा बता देंगे, कॉम्प्लेक्स फूड। तो ये वाली जो प्रोसेस होती है ना, किसमें होती है, हम बता देंगे प्लांट में। किसमें होती है, प्लांट में होती है। लेकिन उपचय की बात करें, उपचय क्या होता है कि ये क्या करता है कि जो जटिल भोजन है उस जटिल को किसमें कन्वर्ट करता है, सरल भोजन। तो जटिल भोजन कौन सा होगा, कॉम्प्लेक्स फूड कौन सा होगा। तो कॉम्प्लेक्स फूड हम जो खाते हैं ना, वो कॉम्प्लेक्स होता है मित्र।
हम जो खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स। कौन सा? तो हमने किया C6H12O6, बिल्कुल इसके विपरीत कर दिया मैंने। और हमारे पास ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं, पेड़ पौधे हमने छोड़ा तो उनने ग्रहण किया, और हम जो पेड़ पौधे छोड़ा वो हमने ग्रहण कर लिया। उसके बाद ये क्या करेगा कि CO2 का निर्माण करता है, उसके साथ साथ H2 का। CO2 का निर्माण नहीं करेगा तो हमारा क्या होगा कि यहाँ पर अपनी जो कंडीशन है, जो ब्लड का रेगुलेशन है वो सही नहीं होगा, और उसके साथ साथ हमारे क्या करेगा कि 673 किलो कैलोरी एनर्जी का निर्माण करता है। क्या बात समझ में आई? तो ये कॉम्प्लेक्स फूड है। कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में बदलने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? उपचय कहलाती है। और सिंपल को जटिल में बदलने, कॉम्प्लेक्स बदलने की उपचय की प्रोसेस कहलाती है। ये किस में होता है? प्लांट में होता है, सॉरी एनिमल में होता है। ये प्रोसेस हमारी एनिमल्स के अंदर होती है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा शायद। बात समझ में आई मैंने क्या बताया और क्या नहीं बताया। लास्ट हम बात करें कि क्या कंडीशन हमारी दे रखी है एक और, प्रजनन। किसकी बात कर रहे हैं कि प्रजनन क्या होता है? तो प्रजनन भी हमारे सिंपल भाषा में मैं समझा देता हूं। प्रजनन रिप्रोडक्शन। प्रजनन हमारा क्या होता है कि भैया अपनी जाति या वंश, आपको पता है कि हम बहुत पुराने, अपना जीव की उत्पत्ति हुई थी, उसके बाद वानर हम थे, धीरे 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 हमारे यहाँ हमारे पूर्वज है, पूर्वज से हमारे यहाँ पर आए। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि प्रजनन आखिरकार होता क्या है ना। तो प्रजनन में हम देखेंगे कि अपनी जाति, अपनी जाति वंश को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी जाति या वंश को आगे बढ़ाने के लिए जो जीव होता है ना, वो जीव क्या करता है? एक प्रक्रिया करता है। जीव क्या करता है? एक प्रक्रिया करता है, एक प्रक्रिया करता है, ये क्रिया करता है, और उसी क्रिया को क्या कहा जाता है? प्रजनन कहा जाता है। यहां पर बोला कि जो प्रजनन क्या होता है कि अपनी जाति या वंश को आगे बढ़ाने के लिए जीव अपने ही समान, क्या बोला कि अपने ही समान, अपने ही समान जीव को जन्म देता है। और ये अपने ही समान जीव को जन्म देने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? प्रजनन। ये सिंपल भाषा में उलझना नहीं कि भैया प्रजनन क्या होता है कि अपनी जाति या वंश को आगे बढ़ाने के लिए जो जीव होता है वो अपने ही समान जीव को जन्म देता है, और जन्म देने की जो प्रोसेस है हमारी क्या कहलाती है? प्रजनन हमारी कहलाती है। इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा शायद। और इस डिटेल टॉपिक को हम पढ़ेंगे जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्लांट में कैसा होता है, इसमें एक हमारा आलिंगिक प्रजनन भी अपन देखेंगे, है ना, और एक आलिंगिक के साथ साथ लैंगिक प्रजनन भी देखेंगे। तो मैंने क्या बताया आपको कि सजीव क्या होता है? तो मैंने सजीव के बारे में नॉर्मली बताया कि भैया जिसमें हमारा क्या होता हो कि वृद्धि और विकास होता हो, जिसमें क्या होता है? वृद्धि और विकास। क्योंकि आपको पता है सजीव वही होगा, हम पेड़ छोटा सा पौधा लगाते हैं, धीरे धीरे ग्रोथ करके अपना बहुत बड़ा हो जाता है, फिर बाकी उसकी शाखाएं बनती है। हमारी बात करें कि हमारा जन्म होता है, जन्म से 18 वर्ष तक हमारी क्या होती? ग्रोथ होती, लेकिन उसके बाद ग्रोथ रुक जाती है। फिर हमारा क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। उसके बाद हमारा क्या होता है? विकास होता है दोस्त हमारा, है ना। तो हमने सजीवों के बारे में देखा, उपापचय, उत्सर्जन, पाचन, उसके बाद प्रजनन, ये प्रोसेस जिसमें होगी, वृद्धि होगी। अगर बात करूं ये विशेषता हमने देखी, सजीवों की विशेषता क्या है? आपसे अगर बात कर ले, नॉर्मली प्रश्न बन जाए तो सजीवों की विशेषता क्या है, तो आप क्या लिखोगे, है ना। सजीवों की विशेषता हम लिखें, अगर मैं 9 मिनट में बताऊं कि आखिरकार सजीवों की विशेषता क्या है, तो विशेषता हम क्या लिख दोगे कि जिसमें क्या होती हो? वृद्धि और विकास होता हो, वो क्या कहलाता है? सजीव कहलाता हो। जो गतिमान हो, गतिमान हो मतलब लोकोमोशन, जो लोकोमोशन मतलब अपना मांसपेशी वगैरह हमारा चेंज करता हो। उसके बाद अगर बात करूं कि जिसमें क्या होता हो? श्वसन होता हो, जिसमें क्या होता हो? उत्सर्जन होता हो, जिसमें क्या होता हो? पाचन होता हो, जिसमें क्या होता हो? उपापचय की प्रोसेस, है ना, और जिसमें क्या होता हो? प्रजनन होता हो। ये सभी क्या कहलाते हैं? वो जीव कहलाते हैं। जिसमें एक भी प्रोसेस इनमें से हो रही तो वो सजीव कहलाएगा मित्रों। मैंने बस आप बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन दिया, कल से हम बात करेंगे तो सेल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमारे जीवन की जो इकाई है, मूलभूत इकाई है, वो सेल को ही कहा जाता है, ठीक है। उसी से हमारा सारा का सारा शरीर बना है। एक पॉइंट हम ये भी बात कर सकते हैं इसमें कि जिसमें क्या हो कि भैया जीव द्रव्य हो, ये भी हम याद कर सकते हैं, जिसमें क्या हो कि जीव द्रव्य हो।
ये भी हम याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं कल। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री महाकाल।